स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता आपके यहाँ है वो उषा। उषा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो भोर से होता है, ठीक है ना, सुबह का दृश्य, ठीक है। तो उषा जो कविता है उसको जानने से पहले कुछ और बातें आपको बताते चले। आपकी पुस्तक में एक शब्द प्रयोगवाद आया है। इसके पहले छायावाद, प्रगतिवाद आपने पढ़ा। तो छायावाद के बाद प्रगतिवाद, उसके बाद फिर ये प्रयोगवाद। प्रयोगवाद होता क्या है? जैसे विज्ञान में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी कुछ कवियों के द्वारा एक प्रयोग किया गया। छायावाद का एक युग चला। छायावाद के कवियों ने अपनी बातों को, अपने मन के विचारों को प्रतीकात्मक रूप में बताया, और उनको प्रतीकात्मक रूप में बताने के लिए जिन उपमानों का प्रयोग किया उन कवियों ने, वे उपमान पुराने हो गए। इसीलिए जो प्रयोगवाद के कवि आए, जो कि 1943 के बाद की कविता आई है, 1943 के बाद का जो समय वो प्रयोगवाद में आता है। तो उस समय जो कवि आए उन्होंने कहा कि अभी तक जो उपमान प्रयोग किए गए, उदाहरण के लिए हमने जिन वस्तुओं का, प्रकृति के दृश्यों का जिनका हमने प्रयोग किया, वे सब पुराने हो रहे हैं, कुछ नए उपमान लाए जाएं। उसी प्रयोग के लिए जो कविताएं लिखी गई वे सब प्रयोगवाद के अंतर्गत आए, ठीक है ना। ये प्रयोगवाद हुआ। तो और शमशेर बहादुर सिंह जी जो हैं वो प्रयोगवादी कवि हैं, और इन्होंने अपनी कविता में बिंब का प्रयोग बहुत किया है। अब आप बिंब से भी परेशान हो गए होंगे, बिंब क्या होता है? तो बिंब साहित्य में जब कविता लिखी जाती है तो बिंब एक विधा है जिसमें कविता लिखते समय जो कवि होता है पाठक को कुछ अनुभूति करवाने का प्रयास करता है। जिस मनोभाव के तहत कविता लिख रहा है वैसा ही दृश्य बने पाठक के मस्तिष्क में, और फिर उसको वो ग्रहण करे, ये हमारा बिंब में आएगा। बिंब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चैनल पर जाइएगा, विजिट करिए। आपको प्लेलिस्ट में बिंब का एक वीडियो मिलेगा जिसमें आप बिंब के प्रकार और बिंब को अच्छे से पढ़ करके समझ पाएंगे, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आपके ये 5वें पाठ के कवि जो हैं वो उषा के रचयिता हैं। जो ये कविता आपको यहाँ मिली है, ये कविता सुबह के दृश्य का वर्णन है, ठीक है। इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1911 को हुआ था, ठीक है। इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, ठीक। साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान भी इनको मिल चुका है। इनका निधन 1993 में। अभी आप देख रहे होंगे यहां आपको ये एक पंक्ति लिखी हुई मिल रही है, तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। ये आपकी जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसी में नीचे लिखा हुआ है। हमने सोचा कि इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। बहुत गहन बात अपने आप में छिपा करके रखी है ये लाइन। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है। धरती का पद्य से मतलब यहां धरती के सौंदर्य से है, ठीक है ना, धरती के सौंदर्य से है। उसकी सहजता प्राण है। इसका मतलब आपने जो धरती का सौंदर्य देखा है ना, उस धरती के सौंदर्य से बढ़ करके भी कुछ है, और वो क्या है? क्योंकि किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके प्राणों से बढ़ के नहीं होती ना। तो यहां पर उसकी सहजता ही प्राण है, मतलब धरती की जो सुंदरता है
वो उसकी सुंदरता इसलिए है क्योंकि वो बहुत सहज है, बहुत सरल है। ठीक है, इस पंक्ति का यही आशय है। ठीक, अब चलते हैं, जो आपकी कविता है उसको हम शुरू करते हैं, उसकी व्याख्या जानते हैं। ठीक है, लिखा है, ध्यान से देखिए आप। शुरुआत ये हमने इनको 3 भाग में बांटा है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा चौका। अभी देखिए, अभी हमने आपसे क्या कहा, प्रयोगवाद। छायावाद में क्या था कि उसमें प्रकृति के दृश्यों का प्रतीकार्थक रूप में प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहां पर जो आया है, आप देखिए नए नए उपमान आए हैं जो प्रतीकार्थक रूप में आएंगे ना, जो वस्तुओं का यहाँ प्रयोग किया गया वो नए नए है। देखिए क्या क्या आया है, नीला शंख, लिपा चौका, ना, राख। अभी तक आपको केवल प्रकृति के ये शब्द नहीं मिलते थे, प्रकृति के सौंदर्य वाले ही शब्द ही मिलते थे, छायावाद में यही था। ठीक, यहां आपको नए नए उपमान मिले हैं। ठीक है, तो ये वाला जो दृश्य है, ये वाली जो लाइन है, ये तब की लाइन है जब सूर्योदय हो रहा होता है। ठीक, ये वाली जो लाइन है, ये सूर्योदय होने के बाद से थोड़ा पहले का दृश्य है। ठीक, और ये वाला जो है ये सूर्योदय के बाद का दृश्य है। 3 दृश्य है इसमें, और यही बिंब का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, अभी आप इस कविता को जब पढ़ेंगे ना, तो आपके मन में एक चित्र बनेगा, आपके मन में एक दृश्य बनेगा ना, वही बिंब है। ठीक है, तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, सुबह का जो दृश्य था ना वो कुछ ऐसा था जैसे नीला शंख हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये अभी सुबह हुई नहीं है, सुबह हो रही होती है, उस समय आसमान पूरा नीला होता है, और शंख इसलिए प्रयोग कर दिया गया है, उसकी आकृति दी गई है। ठीक है ना, आसमान की। भोर का नभ, भोर मतलब सुबह, और ये सुबह जो होती है वो सूर्योदय के समय की सुबह होती है। भोर, उषा काल, ये सब उसी समय का। ठीक है, राख से लिपा चौका, ध्यान से देखिए, आज के समय में तो ऐसा दृश्य अब मिलता नहीं है ना, पहले के समय में रसोइयां होता था, है ना, तो जो रसोई होता था, रसोई होती थी, रसोई जहां रसोई बनी होती थी वहां का जो क्षेत्र होता था, उसको यदि आप दादी जी से पूछेंगे तो आपको बताएंगी वो बहुत ज्यादा सफाई वाला होता था। ठीक, राख से लिपा चौका, यहाँ राख से लिपा चौका का मतलब ये होता है कि बहुत चिकना वाला क्षेत्र था, वो बहुत सुंदर दिखता था। अभी गीला पड़ा है, अभी गीला पड़ा है, ये ब्रैकेट में समझने के लिए दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो दृश्य बन रहा है, तो रसोई को सफाई करने के लिए जब उसको एक प्रकार का पेस्ट लगाया जाता था, तो उस पेस्ट के सूखने से पहले का जो दृश्य होता था, वो वाली बात यहाँ, मतलब वो दृश्य सूखने के बाद बहुत अच्छा लगता था। ठीक, रसोई, लेकिन सूखने के पहले जब पेंट किया जाता था ना, तो इसका मतलब ये सुंदरता को बताने के लिए किया गया है। रसोई सूखने के बाद सुंदर लगती थी, ऐसे ही सूर्योदय होने का जो समय है, सूर्योदय होने के पहले की जो बातें हैं वो घटित हो रही हैं, इसीलिए यहाँ इन्होंने, और यही प्रयोगवाद है, यहाँ देखिए नए उपमान का प्रयोग किया है कवि ने। ठीक, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल एक पत्थर है, ध्यान रखिएगा, आज के समय में अब नहीं है, पहले चटनी उटनी पीसने के लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है ना, तो ये सिल पत्थर, और काली सिल का मतलब वो बहुत ज्यादा, उस पर अभी सुंदरता नहीं आई है। ठीक है ना, और लेकिन जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, इसका मतलब ये कि सिल जिसके पास सुंदरता नहीं है वो काली है, उस पे लाल केसर पड़ने से उसका जो रंग था वो बदल जाता है। किसका? पत्थर का, पत्थर पर पूरा लाल केसर का रंग चढ़ जाता है।
ये किस लिए कर रही है, तुलना कर रहे हैं कब की, सूर्योदय। अभी हमने आपसे क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट है ये सूर्योदय होने के थोड़ा समय पहले का है, ये सूर्योदय हो रहा होता है तब का है, और ये वाला पार्ट सूर्योदय हो चुका होता है उसके बाद का है। ठीक, लिख देता हूं यहां पर जिससे कि आपको ये सूर्योदय होने के बाद और ये सूर्योदय का समय है ये। ठीक, सूर्योदय का समय, और ये सूर्योदय जब हो रहा होता है सूर्योदय के थोड़ा पहले का समय, सूर्योदय के थोड़ा पहले का समय। ठीक, आप यहां कंफ्यूज ना हो, इसके लिए ये इतना यहां से, ये इतना इसका, और ये इतना इसका। ठीक, तो कह रहे हैं स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ध्यान से देखिए, जिस प्रकार सिल के पास सुंदरता नहीं होती हो, काला होता है, स्लेट भी काली होती है, और कह रहे हैं कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सूर्योदय के समय का जो दृश्य है ये ठीक वैसे लग रहा है जैसे कि किसी ने काले पत्थर पर लाल केसर रंग दिया हो। यहाँ पर जो सिल है काले रंग का, इसका मतलब ये आसमान वैसा था जैसे कि एकदम साधारण सा था, लेकिन सूर्योदय के बाद सूर्य की जो लालिमा है वो ऐसे फैल जाती है जैसे लगता है कि किसी ने पत्थर पर केसर का रंग लगा दिया हो, रंगीन कर दिया हो। दूसरा उदाहरण इन्होंने दिया है, दूसरा उदाहरण वो क्या है कि स्लेट लिखने के काम आती है। स्लेट पर जब खड़िया जो है ये चाक है, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा होगा, देखिए ये सफेद रंग की चिकनी मुलायम मिट्टी जो पुताई और लिखने के काम आती है, चिन्ह बनाने के काम आने वाली मिट्टी। ठीक, तो पहले के समय में ये शमशेर सिंह के समय में जो स्लेट आती थी उसी पर लिखना होता था। तो आज के समय की तरह शिक्षा व्यवस्था नहीं इतनी एडवांस थी, तो वहां पर उसको लोग पुताई करते थे, सफाई नहीं पुताई करते थे, जिससे उस पर जो अक्षर लिखे जाएं वो बहुत सुंदर दिखें। ठीक है ना, वो वही वाली बात है। यहाँ इन्होंने ये वाली, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी आपको काव्य सौंदर्य में बताऊंगा, यहाँ अलंकार भी आया है। ठीक, तो यहाँ पर आप, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि ये कह रहा है कि सूर्योदय के होने के पहले का दृश्य जो था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे नीला आकाश ऐसे था जैसे लग रहा था कि उस पर वो अभी गीला पड़ा चौके के बराबर है जिसपे सुंदरता आना भी बाकी है। ठीक, और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने काले सिल पर, काले पत्थर पर लाल केसर लगा दिया हो। इसका मतलब जो पहले काला था अब वह रंगीन हो चुका है। यहाँ बताने का उद्देश्य यही है कि जिसके पास काला क्या होता है, काले के पास रंग नहीं होता है। ठीक, लेकिन जो लाल होता है वो रंग होता है, वो दिखता है। तो यहाँ पर बताने का उद्देश्य यह है कि जो रंगहीन था उसके ऊपर रंग चढ़ गया। ठीक है ना, सूर्योदय का दृश्य है ये। सूर्य की लालिमा इस प्रकार फैल गई कि जो आकाश था पहले काले सिल के समान नीला आसमान जो था लग रहा था, वो अभी पूरा लाल केसर के समान हो गया है। और ठीक वैसे जैसे कि किसी ने स्लेट पर खड़िया लगा दी हो, मिट्टी लगा दी हो, पुताई बढ़िया से कर दी हो, जिससे कि उस पर जो अक्षर लिखे जाए वो सुंदर लगे, ठीक वैसे ही सुंदर बना दिया गया। ठीक, इसके बाद नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। ये सूर्योदय का दृश्य है। अब ये सूर्योदय के बाद का दृश्य, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। गौर मतलब यहां ध्यान देंगे गोरी, मतलब जो सुंदर शरीर। ठीक है ना, देह शरीर, झिलमिल जो है वो
एक प्रकार का आप जान ही रहे हैं सुंदरता के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये मचलते हुए या रह रहकर घटता बढ़ता हुआ, ठीक, प्रकाश होता है, ठीक है ना। आप भी कहते हैं ना झिलमिला रहा है, तो लाइट की व्यवस्था जैसे हिल रही हो। अब ये सूर्योदय के बाद का जो दृश्य है ठीक वैसे ही है जैसे किसी गोरे व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ये गौर झिलमिल देह नील जल में, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऐसे लग रहा है सूर्योदय का समय कि जैसे जल में किसी की सुंदर शरीर, कोई जल में बैठा हो, जल में, और उसकी सुंदर शरीर जो है वो झलक रही हो, दिख रही हो। इसका मतलब इतनी ज्यादा सुंदरता है, ठीक। आगे फिर कहते हैं और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जादू टूटने का मतलब ये कि अब ये अभी तक ये जितना प्रभाव था लाल केसर के समान रंग दे देना, किसका, आकाश जिसके पास केवल नीला रंग था, जो रंगहीन था। नीला तो सूर्योदय के पहले का था, उसके बाद काला की बात, काले रंग की बात की गई है सिल के समान। तो यहाँ पर जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, ठीक। सूर्योदय होने का जो समय होता है वो कितना मनमोहक होता है, कितना सुंदर होता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाता है तो ये जादू टूट जाता है। इसका मतलब ये सुंदरता धीरे धीरे गायब हो जाती है। जादू टूटने का मतलब जो दृश्य लोगों को मनमोहक लग रहा है, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वो धीरे धीरे अब कम हो जाता है, ठीक है। इसके जब एक बार में आप पूरी व्याख्या बताएंगे तब आप कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शमशेर सिंह जी ने सुबह के सूर्योदय होने के दृश्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब सूर्योदय होने को होता है तो नीला आकाश ऐसा ही लगता है जैसे कि शंख गुल्टी मार करके रखा गया हो, लेकिन तभी सूर्योदय होने को होता है ये। और जो सूर्योदय के पहले का दृश्य होता है वो ऐसे होता है जैसे कि रसोई के स्थान को किसी ने लीप दिया हो। लीप शब्द प्रयोग करेंगे यहाँ, ठीक है ना। पहले के समय में ये होता था, किसी ने उसको रंग दिया हो और जो रंगा गया भाग है, क्षेत्र है, वो सूखने के पहले सुंदर कम दिखता है, वैसा दृश्य बन रहा होता है। अभी सुंदरता निखरनी बाकी है। इसी बीच में तब तक सूर्योदय हो जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे काली सिल पर काले पत्थर पर किसी ने लाल रंग की केसर से रंग दिया हो और उसकी सुंदरता बढ़ा दी हो, ठीक वैसे ही जैसे कि स्लेट काले रंग की होती है, उस पर खड़िया पोत दिया जाता है, रंग पेंट कर दिया जाता है, तो वह चमक उठता है, वह पूरा चमकदार दिखाई देता है, आकर्षक लगने लगता है। ठीक वैसा दृश्य सूर्योदय होने के समय का होता है। इसी बीच थोड़ा सा सूर्योदय का जो समय है आगे बढ़ता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सुंदर शरीर वाला मनुष्य जल में बैठा हो, ऐसे झिलमिलाता हुआ आसमान दिखाई पड़ता है। सूर्य का प्रकाश ठीक वैसे ही चमक रहा होता है, पड़ रहा होता है। ये दृश्य जब बनता है, इसी बीच धीरे धीरे ये दृश्य पूरा हो जाता है और सूर्योदय सूर्योदय हो चुका होता है। सूर्योदय खत्म नहीं होता, सूर्योदय का दृश्य खत्म होता है, सूर्योदय हो जाता है और सूर्योदय के समय का जो ये आकर्षक दृश्य है, जो मनमोहक दृश्य है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सूर्योदय का जो जादू है वह लोगों से टूट जाता है, लोगों के ऊपर से उसका प्रभाव हट जाता है। ये इसकी व्याख्या हुई, ठीक, समझ में आ गया होगा। अभी हमने जो आपको बताया उसकी जो व्याख्या है आपके सामने, जैसे हमने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे ही
3 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने यहाँ पर ये व्याख्या है। इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, ठीक है। ठीक हो गया होगा ना। अब चलते हैं इसके काव्य सौंदर्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। और काव्य सौंदर्य में हम भाषा की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। तो आप बताएंगे इसमें भाव क्या है। ये सूर्योदय के समय के दृश्य को बताते हुए कवि ने अत्यंत मनमोहक दृश्य को बताने का प्रयास किया है। यही इसका भाव सौंदर्य होगा। शिल्प सौंदर्य में हम बताएंगे कि भाषा कैसी है, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है कॉमन सा एक, कि जब भी आपके सामने शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए आ जाए तब आप बताएंगे कि भाषा सरल है, आसानी से समझने योग्य है। अब आप कहेंगे कि शिल्प सौंदर्य पूछा कैसे जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली शिल्प सौंदर्य लिखने के लिए नहीं कहा जाता है। आपसे कह दिया जाएगा कि ऐसे 3 पंक्तियां दे दी जाएंगी, कह दिया जाएगा कि इसका आशय बताइए। जब आप इसका आशय बताते हैं तो उसी में एक लाइन आपको एक हेडिंग लिखनी होगी, विशेष। आप विशेष लिख करके जब ये बता देते हैं कि इसमें ये भाषा सरल है, ये अलंकार है, ये तत्सम तद्भव शब्द प्रयोग हुए हैं, ये बिंब का प्रयोग हुआ है, तो जो एग्जामिनर होता है उसको समझ में आ जाता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है ना। यही शिल्प सौंदर्य का काम आता है, डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं शिल्प सौंदर्य की। तो भाषा सरल और आसानी से समझने योग्य है। इसमें बिंब का प्रयोग आया है। बिंब आपको परेशान ना करे, इसीलिए हम आपको बताते चल रहे हैं कि इसमें बिंब कहाँ आया है, ठीक है ना। क्योंकि ये सुबह के सूर्योदय के समय का दृश्य है, तो जितनी भी बातें हैं सब दृश्य से बिंब है, ठीक है ना। बिंब के जो प्रकार हैं उसके लिए आप चैनल पर वीडियो पड़ी हुई, उसको आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक, यह दृश्य बिंब है। प्रत्येक लाइन को आप कह सकते हैं राख से लिपा चौका। इसका मतलब ये कोई दृश्य की बात कर रही है, की जा रही है ना, ये भी दृश्य बिंब है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहां भी दृश्य बिंब है, ठीक। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, दृश्य बिंब है। किसी को पेंट करने पर हम देख ही तो सकते हैं ना, सूर्योदय हो रहा होता है तो हमें दिखाई ही तो देता है, तो यही दृश्य बिंब है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ करके जैसे ही देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, तुरंत हमारे मन में सूर्योदय का दृश्य आया, यही बिंब है। जब हम कविता पढ़ें और कविता पढ़ने के बाद जैसे चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाए, जैसे हम ग्रहण करें, वही हमारा बिंब कहलाता है, ठीक है। जो भाव ग्रहण करें, ठीक है। बहुत काली सिल, यहां तक तो हो गया। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, तुरंत आपको जल में किसी के बैठने का दृश्य आपके दिमाग में बन गया होगा, ठीक, जैसे हिल रही हो, ठीक। ये और देखिए सूर्योदय हो रहा है तुरंत, ये सब क्या है, दृश्य बिंब है, ठीक, यही नया था। इसके बाद अलंकार की जब हम बात करेंगे तो अलंकार यहाँ पर उपमा अलंकार आया है, क्योंकि जिस पंक्ति में सा सी से आ जाए जैसे, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, जैसे आया उपमा अलंकार, तुलना की गई है। इसके बाद बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से, यहां भी तुलना की गई है, काली सिल को लाल केसर की भांति बता दिया गया है, यहां भी उपमा अलंकार है, ठीक है ना। इसके बाद और यहीं कहीं आया होगा, ये देखिए, गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यहां भी जैसे आया, ठीक। ये इस वाली पंक्ति में भी उपमा अलंकार है, ठीक। अभी हमने जो आपको बताया उसका जो काव्य सौंदर्य है ना, ये देखिए यहां लिखा हुआ मिल जाएगा।
ये जैसे राख से लिपा चौका, केसर से किसी ने, देखिए गौर झिलमिल देह, जैसे ये सब। और मानवीकरण का भी प्रयोग आया है, जादू टूटता इस उषा का। इसमें सुबह का जो दृश्य है उसको जादूगर की भांति बताया गया है कि उसका जादू का प्रभाव है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। ठीक, जो बिंब है उसके लिए हमने सोचा कि आपके लिए स्पेशल कुछ व्यवस्था की जाए ना। तो बिंब, जितनी पंक्तियों में बिंब आया है, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा पंक्ति उसके बिंब, बिंब क्या आया है, दृश्य बिंब, और उस पंक्ति का अर्थ क्या होगा ये देख रहे हैं आप। ठीक, ऐसे ही पंक्ति राख से लिपा चौका अभी गीला पड़ा है, ये दृश्य बिंब भोर के धुंधले आकाश का घरेलू चौके के रूप में चित्रण किया गया है। ठीक, ये आप बिंब भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का जो वीडियो है इसमें हमने जो व्याख्या आपको बताई, काव्य सौंदर्य जो बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।